हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइप का आपका है टिपिकल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स और जो केबल और केबल बनाता है हाइड्रोजन। इसके लिए हमें अगर फॉर्मूला देखने लगे तो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो बोलूंगा अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि जो चार्ज है वो एक मिनिमम वैल्यू से कम ना हो जाए। अगर कम हो गया तो बोलूंगा अट्रैक्शन तो है लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोली जाएगी। तो मैंने कहा ये चार्ज बढ़ाने का तरीका क्या है, तो मैंने कहा हाइड्रोजन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जो हाइड्रोजन रहे वो किसी एक हायर ईएन वाले से अटैच होना चाहिए। मैंने कहा कौन ऐसा है जिसका ईएन ज्यादा है, बोलूंगा पूरी पीरियड टेबल को याद कीजिएगा। मैंने कहा अगर याद हो गया तो मैंने कहा H या तो किसी F से अटैच हो या F के बाद सेकंड टॉपर था ऑक्सीजन या ये पर्टिकुलर अटैच हो किसी नाइट्रोजन से। ध्यान रखा तीनों से एक साथ नहीं अटैच होगा, या तो हाइड्रोजन F से अटैच हो या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। अगर ऐसा होता है तो F पर आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने बना दिया कि यहां पर तो आया आपका मान लीजिएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आया नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अगर मैं F की जगह कार्बन लेता हूं तो कार्बन और H में खींचने की पावर कार्बन पे ज्यादा नहीं थी, इसका मतलब चार्ज कम हो जाएगा और ये भी चार्ज कम हो जाएगा। मुझे चार्ज ज्यादा रखना है इसीलिए मैंने H को जो अटैच किया है वो F से किया है या O से या N से। मैंने कहा चलो पॉजिटिव चार्ज तो लगा दिया। कहा किसी दूसरे एटम से अट्रैक्ट करना है, मैंने कहा दूसरा जो एटम होगा उस पर भी चार्ज होना चाहिए। चार्ज जीरो हुआ तो टोटल अट्रैक्शन फोर्स जीरो जाएगा। मैंने कहा कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनको चार्ज के साथ लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहा चार्ज के साथ अगर आप लिखना चाहें तो आपके पास तीन केस हो गए। मैंने कहा कौन कौन से, उन्होंने कहा F, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये किसी से भी अटैच होंगे, इन पर चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज ही आएगा। मैंने कहा ठीक है, नेगेटिव चार्ज इन पर आ गया, इस पर H पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलता हूं, ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करने लगूं तो हाइड्रोजन एटम अटैच किससे होना चाहिए, बोलूंगा तीन से। कौन कौन, F, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन किससे अट्रैक्ट होना चाहिए, बोलूंगा F से या O से या नाइट्रोजन से। इस टाइप से जो पर्टिकुलर बॉन्ड बन रहा है इनको आपने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने कहा जी जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो हमने कहा चलेगा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। और पहला एग्जाम्पल आपने लिया यहां पर, फर्स्ट हेडिंग है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने कहा ये कब होता है, तो उन्होंने कहा जब एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होगा। तो बोलूंगा मैं ये इंटर हो गया। मैंने कहा जैसे उन्होंने कहा देखिएगा आपने मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर वाटर लिया, मैंने कहा एक पर्टिकुलर वाटर लिया, क्या बोलते हैं HO में यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, HO में यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज। क्या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में यहां पर अट्रैक्शन फोर्स दिखा सकता है? अगर ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया तो ये जो H है वो अटैच किससे है, बोलूंगा ऑक्सीजन से। ये H अट्रैक्ट किससे हो रहा है, बोलूंगा ऑक्सीजन से। इसका मैं ये जो ग्रीन कलर से बनाया ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है इसलिए पूरा नाम हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसने कहा चलो एक बार और देखते हैं बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है अगर आप दूसरा केमिकल बनाने लग जाए तो मैंने मान लीजिएगा कोई केमिकल उठाया एल्कोहल, मैंने कहा एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH और मैंने वाटर का फॉर्मूला उठाया HO और H। मैंने कहा ये हाइड्रोजन अटैच किससे है, बोलूंगा ऑक्सीजन से। ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट किससे हो सकता है, बोलूंगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से या ऑक्सीजन से। इसका मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी आपका कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हो गया एक एग्जांपल और लेके बताएगा। मैंने कहा ठीक है, यहां पर आपका आया नाइट्रोजन, यहां पर आया आपका H, यहां पर भी H और यहां पर मान लीजिएगा आपका लोन पेयर के बाद यहां पर H आ गया। क्या बोलता हूं, वाटर को अगर मैं चेंज करना चाहूं तो ये भी तो हो सकता है कि आप वाटर को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर तो लोन पेयर होंगे।
क्या ये जो H है वो अटैच किससे है? बोलूंगा नाइट्रोजन से। ये H किससे अट्रैक्ट हो सकता है? बोलूंगा ऑक्सीजन से। क्या बोल सकता हूं फिर से? इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो आपकी कौन सी बॉन्डिंग हो गई? बोलूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को जब H बॉन्डिंग आपस में कनेक्ट करती है तब नाम होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन ये आता है कि दो मॉलिक्यूल तो आपने बता दिए, क्या कोई ऐसा भी है जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंदर कर ले? तो मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन एक वर्ड याद रखना है चिलेशन, कि जो मेंबरिंग बनेगी वो ट्राई कीजिएगा 6 मेंबर की बने। तो हमने कहा पहली बात हम पॉइंट हेडिंग डालते हैं और अगली हेडिंग डाली हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा में ध्यान रखिएगा एच बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल को पास नहीं करनी चाहिए, अंदर ही अंदर होना चाहिए। हमने कहा चलेगा एग्जाम्पल लेते हैं, तो उन्होंने कहा एग्जाम्पल आप लीजिएगा कुछ इस टाइप का केमिकल। ये हुई आपकी बेंजीन। बेंजीन के पास यहां पर बनाएगा आप नाइट्रोजन, यहां पर बना ऑक्सीजन नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर आया पॉजिटिव। यहां पर आपने लगा दिया ऑक्सीजन और यहां पर लगा दिया आपका H। क्या ये जो H है वो अटैच है ऑक्सीजन से, और ये जो H है ये अट्रैक्ट हो सकता है फिर से ऑक्सीजन से। इसका मतलब जो ये पर्टिकुलर बॉन्ड बन रहा है बीच में, इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चेक कीजिएगा जो रिंग बन रही है वो क्या 6 मेंबर से बन रही है? कार्बन 1 2 3 4 5 6, और 6 मेंबर रिंग जरूरत से ज्यादा स्टेबल होती है। तो आपने दो केस पढ़ लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करें तो मैं बोलूंगा नाम आएगा इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब आपका एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर आपका बॉन्डिंग बन जाए तो बोलूंगा इंट्रा INTRA, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां तक इंट्रोडक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पहला एप्लीकेशन आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटाइल नेचर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिएगा आपके पास दो केमिकल हैं, दोनों केमिकल देखने में एक जैसे लग सकते हैं। अभी हम लोग इसका नाम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 11th में अभी आपको IUPAC नहीं आती। तो हमने कहा इस पर्टिकुलर केमिकल में मान लीजिएगा एक आपका नाइट्रोजन है, इधर आपका ऑक्सीजन नेगेटिव और इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन पे पहले की तरह पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने फिर से एक डायग्राम बनाया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर पॉजिटिव। ठीक है यहां तक। अब हमने यहां पर बनाया O और यहां पर बनाया H, और एक O यहां पर बनाया और एक H यहां पर बनाया। याद कीजिएगा अगर ये जो H है वो अटैच है ऑक्सीजन से और ये अट्रैक्ट भी ऑक्सीजन से हो सकता है, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग बनेगा? बोलूंगा ये तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई इसका मतलब ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे से अटैच नहीं है, ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं ये इंट्रा हो गया INTRA। जब मैंने इसकी बात करी तो मैंने कहा ये जो H है ये ऑक्सीजन से अट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा अगर अट्रैक्ट नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, इसको मैं अगर दोबारा लिख देता हूं। तो मैंने कहा क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाए? मैंने कहा दूसरा मॉलिक्यूल मतलब? उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया तो हम दूसरा डायग्राम बना देते हैं। ऑक्सीजन और यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर आपका आ गया बेंजीन और फिर से OH। तो ये मॉलिक्यूल फिर से आ गया, और अगर फिर से आ गया क्या मैं बोल सकता हूं ये पर्टिकुलर आपका यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार हो गया। क्या बोल सकते हैं जैसे इसने अट्रैक्शन दिखाया है, ये जो पर्टिकुलर O नेगेटिव है ये किसी इसके OH से अट्रैक्ट कर ले, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो बोलूंगा H, यहां पर O और फिर से ये कुछ कंपाउंड यहां पर आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका NO2। इसका मतलब अगर मैं रूम टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर मानता हूं तो कौन सा ऐसा है जो टाइटली होल्ड होके बैठा हुआ है? बोलूंगा ये कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना है। इसका मैं इजीली सरफेस छोड़ के वेपर नहीं बना सकता।
तो रूम टेम्परेचर पर कौन जल्दी उड़ सकता है या जल्दी वेपर बनाएगा? बोलूंगा जो अलग से बैठा हुआ है। तो बोलूंगा ये कंपाउंड ज्यादा वोलेटाइल है। क्या है ये कंपाउंड? ज्यादा वोलेटाइल। तो मैंने इसका नाम लिखा, मैंने कहा इसको अगर मैं नंबर 1 और इसको नंबर 2 बोलता हूं तो बताएगा वोलेटाइल नेचर। कौन ज्यादा होगा? कौन सेम टेम्परेचर जल्दी उड़ के चला जाएगा? बोलूंगा फर्स्ट जल्दी उड़ के जाएगा और 2 डिफिकल्टी से जाएगा। दूसरा आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो बताएगा कौन जल्दी वेपर बनाएगा? बोलूंगा पहला वाला। अगर फर्स्ट जल्दी वेपर बनाएगा इसका मतलब इसकी वेपर प्रेशर 1 atm के जल्दी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम पे ही काम हो जाएगा। इसको ऊपर भेजने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, तब ये वेपर बनाएगा, तब 1 atm के इक्वल होगा। इसका मतलब किसको ज्यादा टेम्परेचर देके बॉयल करना पड़ेगा? बोलूंगा सेकंड वाले को, क्योंकि यहां पर हार्डवर्क करना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए। तो बोलूंगा ठीक है, यहां पर बोल सकता हूं फर्स्ट और सेकंड में किसमें ज्यादा मेहनत करवा रहा है ऊपर भेजने के लिए? बोलूंगा सेकंड में। जिसमें ज्यादा मेहनत करवाया उसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, जिसमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां पर फर्स्ट और अगर सेकंड की बात करने लगे तो हम थोड़ा सा हल्का सा हम आगे पहुंच जाते हैं और बोला जाए कि कोई फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? तो हम इसका नाम लिखेंगे, इसको नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और इसका होता है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। 11th वाले इसको ना पढ़ें। यहां पर अगर आपका पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया तो पॉइंट नंबर आते हैं आपका नंबर 2 और नंबर 2 आता है आपका बॉइलिंग पॉइंट दोबारा से। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हम बात करेंगे अब हाइड्राइड्स की। किसकी? हाइड्राइड्स की। हमने कहा ये हाइड्राइड्स क्या होते हैं? उन्होंने कहा ठीक है पहले लिख लेते हैं हम सब हाइड्राइड्स। यहां पर हम लोग को इतने सारे हाइड्राइड्स दिए गए हैं। H2 और H2S में किसका मास ज्यादा होगा? बोलूंगा H2S का। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर H2S को ऊपर भेजना टफ रहेगा, क्योंकि जिसका मास ज्यादा है उसको आपने बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। तो बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बोलूंगा H2S का। रूम टेम्परेचर पर अगर H2O लिक्विड है तो H2S क्या होगी? बोलूंगा लिक्विड होगा, अगर कोई एबनॉर्मल केस नहीं है तो। जब मैंने H2S को चेक किया तो बोलूंगा H2S निकली गैस। अगर H2S गैस है तो H2O का मास कम है, जिसका मास कम है तो जब हैवी कंपाउंड आपका गैस बन रहा है तो जिसका मास कम है वो तो गैस बननी चाहिए। लेकिन वाटर के केस में हमने देखा कि वाटर आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो क्वेश्चन यह है कि क्यों होता है? तो हमने कहा कि देखिएगा जो वाटर होता है वो कुछ इस टाइप से अट्रैक्ट होता है, यहां पर लोन पेयर और यहां पर लोन पेयर, और ये जो पर्टिकुलर आपका हाइड्रोजन है वो किसी दूसरे के साथ H बॉन्डिंग बना लेता है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर कभी आपका मन करने लगे ऊपर भेजने के लिए तो आपको जबरदस्ती ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो ऊपर जाएगा। इसका मतलब वो नहीं जाएगा। इसीलिए H2O एबनॉर्मल केस की वजह से, और ये एबनॉर्मल केस का रीजन क्या हुआ? मैं बोलूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भले इसका मास कम है लेकिन ये अकेला नहीं है, चार को पकड़ रखा है कि भाई ऊपर मुझे भेज के दिखाओ। तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा कि भैया ठीक है मैं लिक्विड हूं, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, सबने मुझे अट्रैक्शन कर रखा है कि भैया नीचे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो मैं नीचे आ गया। H2O का मास कम लेकिन उसके बाद भी लिक्विड बना हुआ है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो जब हमने प्रैक्टिकल किया तो हमने कहा चलेगा NH3 भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है क्योंकि HN से अटैच है, H2O भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF भी। बाकी जितने नीचे बने हुए हैं इसको अगर ऊपर वाले को इग्नोर कर दिया जाए, बोलूंगा नीचे जाने पर मास बढ़ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन कोई कहना जी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? PH3 से ज्यादा होगा या AH3 से ज्यादा होगा या SbH3 से ज्यादा होगा? बोलेंगे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना डोमिनेट कर पा रहा है। तो हमने कहा चलो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखते हैं। तो हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पड़ते? बोलूंगा नीचे जाने पर मास बढ़ रहा है। मैं बोलूंगा ठीक है, तो मैंने कहा PH3 के बाद होना चाहिए आपका ASH3, और आगे लिखने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 344।
ये आपका मूव कर जाता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है 344, ये मूव करता है थर्ड के बाद में, ये मूव करता है फोर्थ के बाद में, और ये भी मूव करता है आपका फोर्थ के बाद में। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? PS3 के बाद आपका आएगा ESH3, ESH3 के बाद कौन आएगा आपका NH3, और NH3 के बाद आपका बनेगा SbH3। तो बोला जाएगा NH3 ने अपनी लोकेशन क्यों चेंज करी? बोलूंगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने कहा जी अगला बताएगा, मैं बोलूंगा ठीक है H2O होना चाहिए था, लेकिन स्टार्ट कौन करेगा? H2S के बाद कौन आएगा? बोलूंगा H2SE के बाद कौन आएगा? H2T, और बाद में कौन पहुंच जाएगा आपका? H2O। क्या सिमिलरली आप बोल सकते हैं यहां पर आपका बनेगा HCl, HCl के बाद आएगा आपका HBr, HBr के बाद आएगा आपका HI, और बाद में सबसे बन जाएगा आपका HF। तो याद रखिएगा 344 का आपका ऑर्डर होता है, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ये केवल मास का फैक्टर नहीं रखते, ये हाइड्रोजन का भी फैक्टर रखते हैं, जिस हिसाब से ये आपका ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अगला एप्लीकेशन आपका आता है सॉल्युबिलिटी, और हम लोग को देखा गया कि कुछ केमिकल जैसे आपका NH3 रहा और आपका HCl रहा और आपके जितने भी एल्कोहल होते हैं वो सब आपके सॉल्युबल होते हैं इन H2O। तो हमें क्वेश्चन बोला गया कि हमने कई बार पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, ये क्या कॉन्सेप्ट था? तो मैं बोलूंगा पोलर कंपाउंड पोलर में सॉल्युबल थे और नॉन पोलर में सॉल्युबल थे, लेकिन कंडीशन अप्लाई तब तक हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ी थी। अब अगर मैं मान लीजिएगा एल्कोहल की बात करने लगूं और बोलूंगा कि क्या एल्कोहल आपका वाटर में सॉल्युबल है, तो बोलूंगा कौन सा एल्कोहल? तो मैं बोलूंगा एल्कोहल का मतलब होता है किसी ग्रुप में आपने अलग से OH लगा दिया, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कई बार आपका ROH से। तो हमने ROH देखा और कहा ऑक्सीजन और H में ऑक्सीजन का जो EN है वो सेकंड टॉपर था, जिसका EN था आपका 3.5, जिसकी वजह से यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं तो बोलूंगा ये आपका बना HOH, और हाइड्रोजन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा क्या वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से अट्रैक्ट हो सकता है? और अगर ये अट्रैक्ट हो सकता है तो बोलूंगा ये H अटैच किससे है? बोलूंगा ऑक्सीजन से। ये H अट्रैक्ट किससे हो रहा है? बोलूंगा ऑक्सीजन से। इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए जितने भी एल्कोहल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन आया कि हम लोग सॉल्युबिलिटी की कैसे बात करेंगे कि दो कंपाउंड सॉल्युबल कौन ज्यादा है कौन कम है। तो हमने कहा कि हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, नोट लिख देता हूं कि नोट में आपको लिखना है जो कार्बन होता है, कार्बन एटम, वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक। और अगर आप हाइड्रोफोबिक की बात करने लगे मतलब जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो वाटर से दूर जाने की ट्राई करेगा। भाई वाटर आप सेटिस्फाई रहेगा, अपने अपने अंदर बॉन्ड बनाते रहेगा H2O, और मैं अपना अलग रहूंगा। तो जिसमें जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो उतना ही वाटर से दूर जाने की ट्राई करेगा, और नाम क्या हुआ इसका? हाइड्रोफोबिक। तो हमने कहा चलेगा इसी में एक क्वेश्चन करते हैं। तो उन्होंने कहा सॉल्युबिलिटी आप बताएगा किसकी ज्यादा होगी। तो मैंने कहा सॉल्युबिलिटी की अगर बात करने लगे तो मान लीजिएगा आपके पास एक केमिकल है, आपने ले लिया CH3 और OH, और दूसरा केमिकल ले लिया आपने C2H5OH। दोनों ही वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि दोनों ही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आया इन दोनों में ज्यादा सॉल्युबिलिटी कौन किसमें होगी? तो बोलूंगा जिसमें कार्बन ज्यादा है उसका हाइड्रोफोबिक नेचर ज्यादा है, इसका ना वाटर के पास जाने की टेंडेंसी कम है। इसीलिए देखा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा CH3, क्योंकि कार्बन कम तो हाइड्रोफोबिक नेचर कम। तो ये याद रखिएगा कार्बन का मतलब है। और मेडिकल वाले तो पता होंगे हाइड्रोफोबिक बीमार आपका टेंडेंसी कब आती है, क्या काट लेता है बताएगा, कुत्ता, सांप या जो भी आपने सोचा हो। तो मेडिकल वाले अपना दिमाग लगाते रहेगा कि हाइड्रोफोबिक किसके काटने पे आता है नेचर। हम लोगों का काम कुत्ते काटने का है और सांप के काटने का नहीं है, हमारा तो काम था सॉल्युबिलिटी, हमने सॉल्युबिलिटी यहाँ पे खत्म कर दिया। इसके बाद अगला जो आपका एप्लीकेशन आता है वो आता है आपका विस्कोसिटी, और दूसरा पॉइंट इसी के साथ में है सरफेस टेंशन। ये दोनों चीजें क्या होती हैं ये आपको फिजिक्स में पता चलेगा
कि विस्कोसिटी होती है कि दो लेयर के बीच में जो आपका हल्का सा बॉन्डिंग है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं उसको आप विस्कोसिटी बोलते हैं, और सरफेस टेंशन होता है यूनिट लेंथ पर जो परपेंडिकुलर चार्ज परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको आप सरफेस टेंशन बोलेंगे। विस्कोसिटी आप बोल सकते हैं वाटर और हनी में हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है क्योंकि हनी एक लेयर दूसरी लेयर पर स्लिप नहीं हो सकता। पानी में अगर आप साबुन घोल देते हैं तो आपका बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिसका एग्जाम्पल रहेगा सरफेस टेंशन। जब हमने दोनों प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया और प्रॉपर्टी कौन थी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, तो डिपेंड करती थी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो मैं बोलूंगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी और उसकी सरफेस टेंशन भी आपकी ज्यादा होगी। तो हमने कहा हमें कोई एग्जाम्पल करके बताएगा, तो मैंने कहा चलेगा आपके लिए कोई एग्जाम्पल लिया। पहला एग्जाम्पल आपके पास है, मान लीजिएगा CH3 और ये बन गया आपका CH2 और यहां पर बना OH। अगला केमिकल आपने लिया CH2 और CH2 और यहां पर OH और यहां पर भी OH। सेम बिहेवियर आपने लिया और कहा कि आपके पास एक केमिकल और बना CH2OH, यहां पर भी बना आपका OH और यहां पर बना आपका OH। तो क्या बोल सकता हूं, जो विस्कोसिटी और आपकी सरफेस टेंशन रहेगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आपका ज्यादा होगा। जब ये लॉजिक देखा तो बोल सकता हूं कि यहां पर 3 OH है तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। लोगों ने कहा जी समझ में तो थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन विस्कोसिटी और एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मैं क्या मान सकता हूं ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपका बना हुआ है और ये भी आपका दूसरा मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ H बॉन्डिंग, इसके साथ H बॉन्डिंग, इसके साथ H बॉन्डिंग, और ये केवल दो बॉन्डिंग बनाएगा, ये केवल अकेला बॉन्डिंग बनाएगा। एक लेयर दूसरी लेयर पर अगर स्लिप होने लगती है तो बोलूंगा अगर इनके बीच में कनेक्शन ज्यादा बन गए तो आगे मूव कराना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बार बार आपको H बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। मैं बोलूंगा अगर दोनों के बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है तो चीजें एकदम से स्लिप हो जाएंगी, और जब एकदम से स्लिप होंगी तो बोलूंगा विस्कस नहीं है। विस्कस कब होगा, जब दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। तो किसमें दो लेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा बन रही है, तो बोलूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कम से कम आपके 3 OH लगे हैं तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो आगे मूव कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब ये केमिकल ज्यादा विस्कस होगा। यही रीजन आता है कई बार कंपटीशन में H2 और H2SO4 में कौन ज्यादा विस्कस है, तो बोलूंगा H2SO4। रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर मुझे याद रखना है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन आपका H बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसका विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। अगला आपका एप्लीकेशन आता है एसोसिएशन। जब मैंने कुछ केमिकल की बात देखी और मैंने कहा मॉलिक्यूलर आपका जो मास है वो 60 होना चाहिए, जब प्रैक्टिकल किया तो आपको दिखा 120। इसका मतलब हो सकता है कि उसका या तो मॉलिक्यूलर मास 120 हो या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होके वो कुछ डायमर बन जाए। अब डायमर क्या थे, छोटे से यूनिट को आप बोलते हैं मर। छोटे से यूनिट को क्या बोलते हैं, मर। एक मर जब दूसरे से ऐड होता है तो बोलते हैं आप डायमर। 3 हो जाएंगे तो ट्राइमर, करते करते बहुत सारे हो जाएंगे तो आप बोलेंगे ये तो पॉलीमर बन गया। तो पॉलीमर आपका बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे कई बार आप पर्टिकुलर चेन देखी होगी। अगर इस चेन की बात करने लगे तो चेन छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। अगर एक है तो बोलूंगा मर, 2 है तो बोलूंगा डायमर, 3 है तो बोलूंगा ट्राइमर, और लगातार चेन आगे तक चलती जाए तो बोलूंगा ये बन जाता है आपका पॉलीमर। तो यहां पर मर आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं किसी का मास 60 है और वो 120 का ऑब्जर्वेशन दे रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि 60-60 वाले दो आपस में कंबाइन हुए हो और उन्होंने क्या बनाया, बोलूंगा डायमर। क्या बनाया हो, डायमर। हमने कहा ये कैसे पॉसिबिलिटी होती है, तो उन्होंने कहा चलेगा एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने कहा एग्जाम्पल में एक पर्टिकुलर आपने CH3 लिया, यहां पर कार्बन आया और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन। चेक कीजिएगा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो बोलूंगा इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन तो आपका हो जाएगा कितना, sp2। एंगल कितना होगा, 120 के आसपास। तो मैं क्या बोलूंगा ये स्ट्रक्चर आपकी बन गई है। अगर ये स्ट्रक्चर बन गई तो मैं क्या एक बार और बना सकता हूं और कंपाउंड आपका बन जाएगा। मान लीजिएगा कि यहां पर आपका आया C और यहां पर आया आपका CH3, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर O और यहां पर आपका H आया। क्या बोलते हैं ये पर्टिकुलर H अटैच किससे है, बोलूंगा ऑक्सीजन से। ये जो H है वो अट्रैक्ट किससे हो सकता है, बोलूंगा दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से। क्या ये इस टाइप से कनेक्शन बन सकता है, मेरा H किसी ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट कर लिया
और मेरे ऑक्सीजन ने किसी H का अट्रैक्ट कर लिया। इस टाइप से जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो मुझे लगना चाहिए था कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल किया तो मुझे ये दिखाई दिया। इसका मतलब ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सिंगल नहीं रहता, ये मॉलिक्यूल क्या रहता है, डबल रहता है। और डबल रहने वाले को आप बोलते हैं क्या, डाइमर। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये आपका डाइमर की फॉर्म में रहते हैं। और अगर डाइमर की फॉर्म में रहते हैं तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा आपका सॉल्यूशन क्लास 12th के लिए, ओनली क्लास 12th के लिए, तो बोलेंगे जो इसका आई आता है वो आता है आपका 1/2, और आपने पढ़ा होगा वॉन हॉफ फैक्टर। तो क्लास 12th वालों के लिए अलग से लिख दिया है। ये 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, वो डिपेंड करता है कि कितना आगे जाता है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि 100% डायमर में कन्वर्ट हो गया, तब आपका आंसर 1/2 आएगा। क्वेश्चन जरूर कीजिएगा जब आप सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है और ये वेरी कर जाता है कि कितना एक्सटेंड डायमर बना रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर बात करने को, और मुझे बोला गया कि इसमें और स्टडी करवाएगा एसोसिएशन में, तो हमने कहा चलो एसोसिएशन में अगर बात करने लगे तो मैंने इसको CH3 को हटा के आपका R लिख दिया और कहा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आया आपका OH। और सिमिलरली आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल बना हुआ था यहां पर आया आपका HO, यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका आ गया R, और इनके बीच में बन गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और हमसे बोला गया कि इस R को हटा के आप CH3 कीजिएगा और दूसरे एग्जाम्पल में आप कीजिएगा C2H5। किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी? तो मैं बोलूंगा जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है, क्या बढ़ता है, कार्बन लिख देता हूं क्योंकि 12th वालों को सभी चीज याद करनी होती हैं। जैसे जैसे आपका R बढ़ता है, मतलब CH3 से C2H5, C2H5 से C3H7, तो बोलूंगा R के बढ़ने पर कार्बन बढ़ता है, और कार्बन के बढ़ने पर आप बोलेंगे बल्कीनेस बढ़ जाती है। अगर बल्कीनेस बढ़ जाएगी तो आपका H बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिन लोगों को एडवांस की तैयारी करनी है वो इसको याद करें, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितनी ज्यादा बल्कीनेस होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये दोनों जो चीजें आपको लिखवाई गई हैं या पढ़ाई गई हैं ये 11th वालों के लिए नहीं है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर और कि एल्काइल ग्रुप का इंपैक्ट कैसा होता है, और 12th वाले इसको कई बार स्टेरिक भी वर्ड बोल देते हैं। डिसोसिएशन में हम लोगों ने देखा कि अगर आप कभी लिक्विड HF की बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन ये आता है कि लिक्विड HF में क्या बनता है। तो हमने कहा लिक्विड HF में बनना क्या चाहिए था, बोलूंगा H पॉजिटिव और F नेगेटिव। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकल किया तो पता चला आपका तो केमिकल बना HF2 नेगेटिव। अरे ये कैसे बन गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमें बोला गया कि आप मान लीजिएगा HF लेते हैं और HF आपने ले लिया 2 मोल, और आपने पर्टिकुलर ले लिया आपने एक केमिकल KOH और ये ले लिया आपने 1 मोल। तो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको मिला KHF2। अजीब सा बना है, अदरवाइज तो हमको ये पता था कि 1 मोल लेके जाएगा, क्योंकि HF तो आपका एसिड है और आपका KOH आपका बेस है। तो बोलूंगा 1 मोल के साथ जाएगा और आपका HF बच जाएगा A1 मोल। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया तो आपका बना क्या, KHF2। ये पता नहीं कैसे बन रहा है, नहीं समझ में आया। तो हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे, और अगर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दें तो हमने कहा ये लिक्विड HF क्या होता है। मैंने कहा नंबर 1, सबसे पहले आपने HF लिया और HF को तोड़ा आपने H पॉजिटिव और F नेगेटिव में। ठीक है, यहां तक क्या बोल सकता हूं, ये जो पर्टिकुलर आपका बना है HF, यहां पर आपका मान लीजिएगा ये आपका बन गया है, ये बना आपका HF कोई दूसरा मॉलिक्यूल, और यहां पर जो आपका F नेगेटिव बना हुआ है, क्या बोल सकता हूं ये F नेगेटिव यहां पर अगर आ जाता है तो ये H अटैच किससे है, बोलूंगा ये H अटैच है आपका F से। क्या ये H अट्रैक्ट हो सकता है किसी F नेगेटिव से, बोलूंगा बिल्कुल सही। अगर ये अट्रैक्ट हो सकता है तो आप इसे कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, बोलूंगा आंसर आपका आएगा HF2 नेगेटिव। ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया कि आपने एक मोल लिया आपने HF का, दूसरा आपने लिया यहां पर HF का, और आपने KOH का, और कहा बताएगा क्या बनेगा। तो मैंने कहा
HF के आपने 2 मॉलिक्यूल लिए और KOH का आपने 1 मॉलिक्यूल लिया। चलिएगा हम ट्राई करते हैं क्या हो सकता है ये इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 1 का ही लॉजिक लग जाए। हमने कहा हमने सुना था कि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही सुना था। जब HF और आपका KOH आगे रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, बोलूंगा एक तो बनेगा आपका H2O, मैंने कहा बहुत बढ़िया, और दूसरा बन जाएगा आपका K पॉजिटिव और आपका बन जाएगा F नेगेटिव। मैं बोलूंगा कि F क्यों नहीं लिखा, तो बोलूंगा अरे जैसे NaCl वाटर के अंदर जाने के बाद Na पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, सेम केस में जब आपकी F की बात कर रहे हैं तो K पॉजिटिव अलग होगा और आपका F नेगेटिव अलग हो जाएगा। मैंने कहा चलेगा ये तो अरे F नेगेटिव आ गया, मैंने कहा जी F नेगेटिव आ गया। उसने कहा मेरे पास अभी 1 मोल और बचा हुआ था या 1 मॉलिक्यूल और बचा हुआ था, अगर आप मेरी तरफ आने की ट्राई करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है वो अटैच है F से और ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो सकता है आपका F नेगेटिव से। इसका मतलब जब ये दोनों पर्टिकुलर आएंगे तो क्या इसी चीज की रिपीटेशन आपको फील हो रही है, और जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो आपका बन गया यहां पर HF2 नेगेटिव। इसका मतलब फुल एंड फाइनली जब आप रिएक्शन मानेंगे तो आप बोलेंगे इसने इससे अटैक किया, कुछ बना, इसने इससे किया, और फुल एंड फाइनली आपका क्या क्रिएट हो गया, बोलूंगा एक तो H2O क्रिएट हुआ और आपका क्रिएट हुआ K पॉजिटिव, और बोलूंगा F नेगेटिव जाने के बाद अगला केमिकल बन गया आपका HF2। ज्यादातर बुक्स ने सॉल्ट को एक साथ लिख रखा है तो मैं भी लिख देता हूं कि मेरा जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H2O और बनेगा आपका KHF2। कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए जब आप पर्टिकुलर पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट तो आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन देखते हुए अरे 1 मोल के साथ जाएगा, HF आपका बच गया, इसका मतलब HF हुआ एक्सेस में और KOH हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, उससे आगे का भी काम करवा रहा है। वो बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बताओ कि फाइनली क्या बनेगा, तो बोलूंगा KHF2। अच्छे से याद कीजिएगा जिन लोगों को एडवांस या उससे आगे का पढ़ना है। मेन वाले तो या जो नॉर्मल हैं जो इजी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ना भी पढ़े तो चल जाएगा, ना पढ़े तो भी चल जाएगा, जो इधर लिखा हुआ है केवल उसको पढ़ना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका आता है वाटर, और लिख देता हूं वाटर के लिए क्या एब्नॉर्मल केस है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि आपका जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी, और ये जो वैल्यू निकलती है ये निकलती है आपकी 4 डिग्री सी पर। ध्यान रखिएगा ये डेटा हमें याद करना है कि 4 डिग्री सी पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें डेंसिटी से कम ही होनी है, और ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा जा चुका है। खैर हमें केबीसी से क्या मतलब, हमने कहा वाटर क्या एब्नॉर्मल है, तो मैंने कहा चलेगा आयरन की बात करते हैं, तो मैंने कहा आयरन की भी बात कीजिएगा या जनरल बात कीजिएगा। बोलूंगा गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, जैसे से आपने टेम्परेचर कम किया तो लिक्विड का वॉल्यूम और कम हो गया और सॉलिड का वॉल्यूम और कम हो गया। तो ये हमें क्लास 9th 10 में बार बार बोला जाता है कि सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है और गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो वाटर होता है एब्नॉर्मल केस इसलिए आता है कि अगर मैं वाटर को नॉर्मल मानने लगूं तो मैं बोलूंगा सॉलिड और लिक्विड में किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, बोलूंगा सॉलिड की। इसीलिए जो आइस है वो नीचे चला जाना चाहिए था सी में, लेकिन हमने देखा जो आइसबर्ग हैं वो पानी के नीचे नहीं जाते हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, जिसका रीजन अगर वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं इसका मतलब उनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी। इसका मतलब वाटर के केस में सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होगी। तो जब आप कभी सी में जाएं या आइसबर्ग को ध्यान से देखें तो नीचे लिक्विड होता है और ऊपर आइस जम जाती है। ऊपर आइस जमने का मतलब ऊपर अगर आइस आई है तो उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर से तो कम होगी। तो हमने कहा ये कम कैसे होती है, तो हमने कहा ठीक है कम अगर आप बात करने लगे तो हमने कहा H2O में हाइब्रेशन कितना होता है, बोलूंगा sp3। तो मैंने सबसे पहले अपना एक ऑक्सीजन बनाया, मैंने कहा ये आपका ऑक्सीजन है और ये भी आपका ऑक्सीजन बन गया। एक ऑक्सीजन यहां बनाया और एक ऑक्सीजन यहां बनाया। ऑब्जर्व कीजिएगा क्या ये पर्टिकुलर आपको दिखाई दे रहा है कि ये पर्टिकुलर आपस में एक मैंने H2O बना दिया। अगर ये समझ में आ गया तो क्या बोल सकता हूं यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये भी पर्टिकुलर एक H2O आ गया। करते करते आपने 4 आपने कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दिए। बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये सभी के सब आपस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कभी आप कुछ गड़बड़ कर दें और आपने इस टाइप से कुछ भी बना डायप को ये कहीं भी लोन पे लगाएगा वो आपकी मर्जी है। अगर इस टाइप का डायग्राम बना दिया आपने तो पता चला जो हाइड्रोजन है
वो अटैच किससे है बोलूंगा ऑक्सीजन से, वो अट्रैक्ट किससे हो सकता है बोलूंगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, क्या इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और गलती ये हो गई मुझसे कि जो बीच में था स्पेस, इसके अंदर आपकी ट्रैप क्या हो गई, गैस। जैसी आपकी गैस ट्रैप हो गई तो आपका जो वॉल्यूम था वो अचानक से बढ़ गया। जैसे ही वॉल्यूम अचानक से आपका बढ़ गया तो बोलूंगा डेंसिटी होती थी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो गई, कम। इसीलिए आइस में अंदर गैस ट्रैप हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होते ही जो आइस है वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा। एबनॉर्मल केस है। यही रीजन है, अगर आप पर्टिकुलर देखने लगे तो कई बार पूछा था सॉफ्टी और आइसक्रीम में क्या डिफरेंस होता है। अरे ये नहीं कि सॉफ्टी सॉफ्ट होती है आइसक्रीम नहीं, ऐसा नहीं है। सॉफ्टी का मतलब होता है उसमें एयर परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सॉलिड अगर सॉफ्टी को आप लिक्विड में कन्वर्ट करने लगे या स्टोर करके रख दें तो सॉफ्टी इतनी सारी सॉफ्टी इतनी सी बन जाएगी। नहीं, सॉफ्टी का मतलब सॉफ्ट नहीं होता, सॉफ्टी का मतलब होता है उसी टाइम आप बनाएंगे और अपना खा जाएंगे, क्योंकि इसमें एयर परसेंटेज ज्यादा है। सेम पर्टिकुलर आपने जब आइस की बात करी तो आपने कहा आइस में अंदर गैस ट्रैप है, अगर अंदर गैस ट्रैप है तो मैं बोलूंगा डेंसिटी कम हो गई। और इस स्ट्रक्चर का नाम बार बार कीवर्ड लिखना होगा 11th क्लास में, नाम क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर। ये वर्ड नहीं लिखा तो मार्क्स मिलेंगे 0 या मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये अगर बात करें तो एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन ये भी आएगा कि एक H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है मैक्सिमम, तो मैं बोलूंगा चलेगा, ट्राई करते हैं। ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, कि ये लोन पेयर किसी के H को अट्रैक्ट कर सकते हैं, भाई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा उसका H अट्रैक्ट हो जाएगा, बोलूंगा 2 लोन पेयर किसी के H को अट्रैक्ट कर लेंगे। अरे मेरे 2 हाइड्रोजन भी तो है, मेरे हाइड्रोजन किसी लोन पेयर से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो क्या एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है मैक्सिमम, बोलूंगा 4। याद रखिएगा 4, क्वेश्चन आ चुका है ये भी। तो इस टाइप से जो आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है उसके अंदर वो आइस में या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी वजह से अंदर गैस ट्रैप हो जाती है, और गैस ट्रैप होने से डेंसिटी हो गई आपकी कम। यहीं पर अगर वाटर का एबनॉर्मल केस आ गया तो अगला लास्ट केस आता है आपका, जो आता है स्ट्रक्चर ऑफ HF। क्या आता है, स्ट्रक्चर HF। हम लोगों ने देखा कि आपका जब 1 to 6 की बात करने लगे तो HF होता है आपका गैसियस स्टेट में, और अगर आप 6 से ज्यादा बढ़ाने लगते हैं तो HF पहले लिक्विड बनता है और उसके बाद आपका सॉलिड स्टेट बनना स्टार्ट होता है। तो हमने कहा हमने तो आज तक HF 1 ही पढ़ा था। हमने कहा अगर आपने HF 1 पढ़ा था तो कोई बात नहीं, दोबारा से हम एक बार और HF पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा अगर आप HF की बात करने लगे तो मैंने कहा यहां पर H आया, यहां पर F आया, और F के बाद फिर यहां पर आपका मान लीजिएगा H आ गया, फिर यहां पर आपका F आया, फिर यहां पर फिर से आपका H आ गया। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। ये आपके 2 स्ट्रक्चर बन गए HF की, और हमने कहा एक HF और ये HF, क्या बोलते हैं HF में F के पास लोन पेयर होगा, मैं बोलूंगा होगा। ये जो हाइड्रोजन है वो क्या किसी F से अटैच है, बोलूंगा बिल्कुल। क्या ये H इस F के लोन पेयर से अट्रैक्ट हो सकता है, मैं बोलूंगा ठीक है। अगर ये अट्रैक्ट हो सकता है तो इसके बीच में बन जाती है कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने कहा चलो इसकी बात करने, बोलूंगा ये H अटैच किससे है, बोलूंगा F से। क्या ये H अट्रैक्ट हो सकता है किसी F के लोन पेयर से, बोलूंगा ठीक है। क्या करते 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 आपने सभी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट। अरे ये तो माउंटेन जैसा लग रहा है, जिसके माउंटेन के टॉप पर हाइड्रोजन है और बॉटम में भी आपका हाइड्रोजन है। हमने कहा अगली पॉसिबिलिटी क्या है, उन्होंने कहा इसको रीड कीजिएगा, ये H अटैच किससे, बोलूंगा F से। क्या ये H अट्रैक्ट हो सकता है F के लोन पेयर से, मैंने कहा बिल्कुल। और आपने इस टाइप से लगातार हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से बनानी स्टार्ट कर दी, और जब इस टाइप से बनाए तो बोलूंगा ऊपर और नीचे का डायग्राम बिल्कुल आइडेंटिकल है। केवल एक छोटी सी मिस्टेक आ गई कि ऊपर वाले डायग्राम में टॉप में आपका हाइड्रोजन बैठा हुआ है और नीचे वाले में आपका टॉप पर FF बैठा हुआ है। इसका मतलब दोनों डायग्राम एग्जैक्टली सेम नहीं है। हमने कहा इनमें कौन सी स्ट्रक्चर आपकी सही है, तो मैं बोलूंगा अगर सही की बात करने लगे तो ये स्ट्रक्चर सही है, और ये स्ट्रक्चर कभी भी मत बनाना, ये होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन आया क्यों नहीं होता, बोलूंगा देखिएगा यहां पर F और F के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर F और F के बीच में डिस्टेंस कम है। F के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता है तो उसमें रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है। तो बोलूंगा रीजन क्या होता है,
ये पहली बात तो अनस्टेबल होता है या बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? तो बोलूंगा FF रिपल्शन फोर्स। इस वजह से अगर आपको कंफ्यूजन आए तो दोनों डायग्राम देखने में कई बार एक जैसे लगते हैं, बट ये याद रखिएगा HF की वही स्ट्रक्चर बनती है जिसमें FF डिस्टेंस ज्यादा पर रहे। अब अगर ये HF 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 ऐसे ज्वाइन होते चले गए तो बोलूंगा 6 तक तो गैस रहेंगे, 6 से आगे जाते हुए लिक्विड बन जाएंगे, और अगर 18 या 20 के आगे चले गए तो HF 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 करते ही बहुत बड़ा मास बन गया, और मास ज्यादा हो गया तो बन जाता है आपका सॉलिड। तो हमें ये याद नहीं था कि 6 के बाद 6 के पहले का क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें केवल याद रखना है कि HF का स्ट्रक्चर कैसा होता है।